हाय गाइस, तो स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में रोजगार इन उत्तराखंड। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ईवीएसटी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस की एंड उनके आंसर्स पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या होती है। इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं एक बार उन पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा रीयूजिंग ओल्ड प्रोडक्ट, कि हम पुराने जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे या पुरानी जो चीज़ें हमारे पास उसको हम रीयूज़ कर रहे हैं। फिर ये हमारा डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट इन लैंडफिल्स। इसका मतलब है कि जो भी आपने जगहें देखी होंगी, कई सारी आपके टाउन में आपके सिटी में भी होंगी, कि जो एक पर्टिकुलर एरिया डेडिकेटेड होता है, वहीं पे सारा जो वेस्ट मटेरियल है, जो कूड़ा है, वो लाके डिस्पोज करा जाता है। दिल्ली का भी एक कूड़े का पहाड़ बहुत फेमस है इस चीज़ को लेके। वो लैंडफिल्स होता है कि किसी भी एक एरिया में पूरा कूड़ा जो है वो डंप करा जा रहा है, उस एरिया को भरा जा रहा है, फिल करा जा रहा है कूड़े के साथ में। सी ऑप्शन है आपका, प्रोसेसिंग यूज्ड मटेरियल इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, मतलब कि जो ऑलरेडी मटेरियल बना हुआ है उसको प्रोसेस करके एक नया प्रोडक्ट उससे बनाया जा रहा है। और लास्ट ऑप्शन है आपका, बर्निंग वेस्ट मटेरियल। गाइस, इसका जो हमारा आंसर है वो आंसर हमारा होगा सी, प्रोसेसिंग यूज्ड मटेरियल इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। अब आप बोलेंगे कि मैम जो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन है जिसमें हम पुराने प्रोडक्ट्स को रीयूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारा रिसाइकलिंग के अंडर में क्यों नहीं आया। गाइस, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिसाइकलिंग एंड रीयूज़। ठीक है, जब हम रिसाइकलिंग की बात कर रहे हैं तो हमारे जो ऑलरेडी यूज मटेरियल है उसको एक नया प्रोडक्ट का रूप दिया जाता है, उसको एक नई चीज़ में कन्वर्ट करा जाता है, वो रिसाइकलिंग होता है। और रीयूज़ का मतलब होता है कि उसी सेम प्रोडक्ट को, सेम चीज़ को हम किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे हमारे घर में जब कॉफ़ी ख़त्म हो जाती है तो जो कॉफ़ी के डिब्बे होते हैं, जो कॉफ़ी का कांच का डब्बा होता है या कुछ भी, तो उसमें हम कोई मसाले भर के रख देते हैं, उसमें हम कुछ भी चीज़ ऐसे कोई मिर्ची विर्ची कुछ भी चीज़ हमने उसके अंदर भर के रख दी, तो ये हुआ रीयूज़ करना। लेकिन अगर उसी कांच की बॉटल को तोड़कर उस कांच को ग्राइंड कर उससे कोई और बॉटल कन्वर्ट हो रही है, वो किसी और बॉटल में बन रहा है, तो वो आता है हमारा रिसाइकलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन का प्राइमरी कॉज क्या है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि पेड़ों का कटना। इसमें अगर हम इसके ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक है आपका अर्बन एक्सपेंशन, फिर है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इंक्रीज्ड रेनफॉल एंड नेचुरल रीजनरेशन। नेचुरल रीजनरेशन क्या होता है कि जैसे मान लो हमने किसी भी पेड़ की एक तना काट दिया तो वो फिर से रीजनरेट हो जाता है, उसकी जगह पे दोबारा से आपका वो तना बन जाता है, तो उसको रीजनरेशन कहते हैं। इंक्रीज रेनफॉल, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि रेनफॉल का बढ़ जाना। फॉरेस्ट कंजर्वेशन का मतलब होता है कि फॉरेस्ट को बचाना, संरक्षण करना, तो ये तो डिफॉरेस्टेशन का आंसर वैसे भी नहीं हो सकता। तो जो इसका आंसर है वो है आपका अर्बन एक्सपेंशन। अर्बन एक्सपेंशन का मतलब होता है कि शहरों का बनना। तो जितने भी पेड़ कट रहे हैं, जो भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वो सब इसीलिए हो रहा है कि वहाँ पे आपकी सिटीज़ बन पाए, आपका अर्बन एक्सपेंशन हो सके, शहर वहाँ पे बन पाए। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे अभी मॉल ऑफ देहरादून बना है, तो जहाँ पे मॉल ऑफ देहरादून बना है वहाँ पे पहले एक बहुत बड़ा बागान हुआ करता था। वो कटकर वहाँ पर आपका ये मॉल ऑफ देहरादून बना है, तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अर्बन एक्सपेंशन और इट्स लिंकेज विद डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल फाइबर। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि उस चीज़ को डिसइंटीग्रेट करने के लिए या उस चीज़ को ख़त्म होने के लिए हमारे को कोई बाहर से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसे जलाने की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी केमिकल में डालने की ज़रूरत नहीं है। उसको अगर आप छोड़ दोगे ऐसे ही, नेचर में ऐसे ही छोड़ दोगे, तो वो अपने आप ही डिग्रेड हो जाएगा, अपने आप ही अपने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से अपने सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हमारे को 4 टाइप के फाइबर्स के नाम दिए गए हैं, नायलन, पॉलिएस्टर, कॉटन और एक्रिलिक। इसमें से सिर्फ एक कॉटन ही है जो नेचुरल फाइबर है। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, जो नेचुरल चीज़ों से बने हैं, वही बायोडिग्रेड होते हैं। जिनको आर्टिफिशियल तरह से प्रिपेयर करा गया है, जिनको सिंथेटिक फाइबर्स हम बोलते हैं, वो हमारे बायोडिग्रेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर का सबसे मेन फंक्शन क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको सुबह सर भी दे चुके हैं। सर ने अभी एक क्लास ली है ओजोन लेयर के ऊपर ही कम्प्लीटली। अगर आपको ओजोन लेयर के बारे में पूरा का पूरा समझना है, अच्छे से जानना है, तो आप जाके उस क्लास को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। ठीक है, तो अब इसके हमारे पास 4 ऑप्शन है अगेन। एक है आपका अब्जॉर्बिंग हार्मफुल यूवी रेडिएशन, फिर है आपका जनरेटिंग ऑक्सीजन, प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेज, रेगुलेटिंग वेदर पैटर्न्स।
ठीक है। तो अगर हम इसमें भी बात करें तो वेदर पैटर्न्स जो हैं हमारे वो ओजोन लेयर पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। फिर ग्रीन हाउस गैसेस भी ओजोन नहीं प्रोड्यूस करती। जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं किसी कोई एक प्रोसेस होने पे। तो ओजोन लेयर कोई प्रोसेस नहीं, ओजोन लेयर जो है वो ऑलरेडी बनी हुई लेयर है। जब कोई प्रोसेस हो रही होती है उससे अगर कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है तो वो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब गाड़ी का इंजन चलता है तो उससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे नेचर में नॉर्मली प्रेजेंट भी होती है, लेकिन जब हम प्रोड्यूसिंग की बात करते हैं, प्रोड्यूस होने का मतलब है कि बन रही है। तो कोई चीज़ तभी बनती है जब कोई एक फंक्शन उससे पहले होता है, कोई एक प्रोसेस उससे पहले होती है, तभी उसके प्रोडक्ट में कोई चीज़ बनती है। ठीक है। जनरेटिंग ऑक्सीजन भी ओजोन लेयर ऐसे नहीं जनरेट कर सकती। जब तक कोई प्रोसेस नहीं हो रही है तब तक कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं होगी, जनरेट नहीं होगी। ठीक है। सो इसका आंसर है हमारा ए, एब्जॉर्बिंग हार्मफुल यूवी रेडिएशंस। तो जो भी रेडिएशंस हमारी सन से आती हैं, सन से जो हमारी यूवी रेडिएशंस आती हैं हार्मफुल वाली, उन सबको ब्लॉक करने का काम करता है हमारा ओजोन लेयर। ओजोन लेयर एक लेयर होती है हमारी अर्थ को जो पूरा का पूरा सराउंड करती है, और वो ये रेडिएशंस को जो है, यूवी रेडिएशंस को जो है अंदर नहीं आने देती, एब्जॉर्ब कर लेती है उनको अपने में। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट है हमारा व्हाट कॉजेज स्टॉर्म्स। तो अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में मैंने बात करा। तो जो स्टॉर्म्स होते हैं, स्टॉर्म्स किस चीज़ से क्रिएट होते हैं? सो ए हमारे पास हाई टेम्परेचर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई ह्यूमिडिटी या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है तो उसकी वजह से जो भी हमारे स्टॉर्म्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। जो इसमें हमारे बाकी के ऑप्शन थे वो उन पे डिपेंड नहीं करता है, ना ही हाई टेम्परेचर पे, ना ही हाई ह्यूमिडिटी पे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। अब इसमें से कौन सा हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का मतलब क्या होता है कि जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, उसके लिए हमारे को किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं होना है, वो चीज़ हमारे पास अनलिमिटेड है। ठीक है। और जो दूसरे टाइप का एनर्जी सोर्स होता है वो होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमारे वो एनर्जी सोर्सेज होते हैं जो कभी भी एक्सटेंड हो सकते हैं, जो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। उनको बनने में बहुत ज़्यादा साल लगते हैं, उनको बनने में लाखों करोड़ों खरबों साल लगते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास कोल। सो आप लोग जानते हैं कि जो कोल होता है उसको बनने में भी बहुत साल लगते हैं। ठीक है। क्योंकि ये हमारा फॉसिल फ्यूल्स में काउंट होता है। ठीक है। नेचुरल गैस जो आपकी वो भी सेम ही है, नेचुरल गैस को बनने में भी बहुत टाइम लगता है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है हमारा सोलर एनर्जी, एक है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसमें हमारे पास जो आंसर है वो है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी हमारा जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, क्योंकि जो सन है हमारा, सन से हमें सोलर एनर्जी मिलती है और वो अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। अब ये जो दो टाइप के एनर्जी के सोर्सेज हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है? तो गाइज इनके बीच में भी एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। जो कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं हमारे, वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं। इन्हें कन्वेंशनल सोर्सेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जर्नली यूज़ होते हैं। ठीक है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यानी हमारे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे के सारे आपके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। और जो हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं वो होते हैं हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, जैसे कि हमारे विंड एनर्जी, सोलर पावर। ओके। सो ये सारे के सारे जो हैं ये इसमें कन्वेंशनल में काउंट होते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल रिसोर्स। अब इसमें से नेचुरल रिसोर्स कौन सा है? नेचुरल रिसोर्स का मतलब कि जो हमें प्रकृति से मिला है। ठीक है। जो हमारे को लैब में नहीं सिंथेसाइज करना पड़ रहा है, जो हमारे को नहीं बनाना पड़ रहा है। ओके। सो जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी आप लोग जानते हैं कि इसको भी लैब में बनाया जाता है। एल्यूमिनियम भी हमारा एक नेचुरल रिसोर्स नहीं है। और सिंथेटिक फाइबर्स के तो नाम में ही सिंथेटिक है। सिंथेटिक का मतलब होता है कि जो चीज़ सिंथेसाइज कराई जा रही है। सिंथेसाइज का मतलब होता है कि जो चीज़ आर्टिफिशियली बनाई जा रही है। ठीक है। सो इसका आंसर है हमारा कोल। कोल हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है। कोल हमारा नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन ये एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है और इसे हम कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स भी बोलते हैं। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द वाटर साइकिल, कि वाटर साइकिल क्या होती है। सो गाइज इसका मैं आपको सीधा आंसर दिखा के बताती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ आंसर में आप लोग के लिए एक डायग्राम भी लगाया है। सो जो हमारा वाटर साइकिल होता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पानी है
वो ओशियन से क्लाउड्स में जाता है और फिर क्लाउड से वापस आता है। सो ये कैसे स्टार्ट होता है कि सबसे पहले हमारा जो हीट होती है, जो सन रेज होती हैं, उससे जो पानी होता है वो हमारी वाटर बॉडी से इवेपोरेट होता है। अब जब वो इवेपोरेट होता है तो वो कन्वर्ट होता है उसमें वेपर्स में वो कन्वर्ट होता है। वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद में उसके क्लाउड्स बनते हैं और जब उसके क्लाउड्स बनते हैं तो उसके बाद हमारे पास बारिश होती है और जब बारिश होती है तो फिर से वो जो पानी है वो पूरा का पूरा पानी वापस से जाके हमारी वाटर बॉडीज में, हमारे ओशियंस में, रिवर्स में, लेक्स में मिल जाता है एंड देन फिर अगेन सन की रेस से हीट होके इवेपोरेशन होता है और ये पूरा का पूरा साइकिल जो है हमारा ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो इसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर क्या होता है। तो इसके हमारे जो ऑप्शंस हैं, वाटर फाउंड इन रिवर, जो हमारे को रिवर में पानी मिल रहा है, जो हमें लेक्स में पानी मिल रहा है, पानी जो कि स्टोर्ड है हमारे एक्वाफायर्स में जो कि अर्थ की सरफेस के नीचे होते हैं, या पानी जो कि हमें रेनफॉल से मिल रहा है। सो गाइस, जो ग्राउंड वाटर होता है उसका आंसर है इसमें सी। जो हमारे एक्वाफायर्स में पानी जमा होता है, जो हमारी अर्थ की सरफेस के नीचे पानी जमा होता है, उसे हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। तो ग्राउंड वाटर के नाम में ही ग्राउंड है, ठीक है। सो इसका मतलब यही है कि जो पानी अर्थ की सरफेस के नीचे है उसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वर्ल्ड। तो हमारे जो पूरी दुनिया है उसमें पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो ये चीज़ पूछी जा रही है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है कि सीज और ओशियंस में ही हमारा जो पानी है वो मेजरली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। अब आप बोलोगे कि मैम लेकिन इसमें तो पीछे हमारे को फ्रेश वाटर सोर्सेज भी आ रखा है, रिवर्स एंड लेक्स भी आ रखा है, तो इसका हम लोगों ने ओशियन एंड सीज ही क्यों आंसर चूज करा। तो गाइज, जो वाटर होता है हमारा, जो भी हमारा पानी होता है, भले वो रिवर का हो, लेक का हो, कहीं का भी हो, तो अल्टीमेटली वो जाके सारा का सारा हमारी ओशियंस और सीज में ही मिलता है। सो इसलिए जो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ओशियन एंड सीज ही होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन का प्राइमरी कॉज क्या है। तो नेचुरल प्रोसेसेस तो किसी भी पॉल्यूशन का कॉज नहीं हो सकती क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल है, ठीक है। फिर है अपने पास इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, फिर है रेन वाटर, फिर है सॉइल इरोजन। इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज का मतलब होता है कि जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल इंडस्ट्री से निकल रहा है वो, रेनफॉल, आपको पता है कि जो बारिश होती है उसको हम रेनफॉल कहते हैं। और सॉइल इरोजन का मतलब है कि जो हमारी सतह की टॉप सॉइल होती है जब वो घिसने लगती है, वो कम होने लगती है, तो उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। सो इसका आंसर है हमारा बी, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। जो भी हमारा इंडस्ट्री से वेस्ट मटेरियल निकलता है वो सारा का सारा जाके हमारी वाटर बॉडीज में डंप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारा वाटर पोल्यूशन इंक्रीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डैम, ठीक है। सो डैम ना ही तो हमारा कोई वाटर की क्वालिटी मेजर करने का टूल होता है, ना ही डैम में कोई वाटर का फिल्ट्रेशन हो रहा होता है, ठीक है। और ना ही डैम जो है वो कोई नेचुरल सोर्स है पानी का। नेचुरल सोर्स क्या होते हैं पानी के, जैसे आपके रिवर हो गए, लेक हो गए, ठीक है। जो भी वाटर बॉडीज नेचुरली अकर करती है, नेचुरली बनी होती है, वो हमारे वाटर सोर्सेज होते हैं, ठीक है। जो हमारी आर्टिफिशियल नहरें बनी होती हैं, बाय द वे, जैसे चीला की नहर है, तो वो नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफिशियली क्रिएट करी गई नहर है। बट जो नेचुरल वाली होती हैं वो हमारे नेचुरल वाटर रिसोर्स में काउंट करी जाती है। तो इसका आंसर है हमारा ए, कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर पानी को स्टोर करने के लिए यूज होता है उसको हम डैम बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज सैनिटाइजेशन रेफर्स टू। तो सैनिटाइजेशन क्या होता है, डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट, वाटर प्यूरिफिकेशन, हाइजीन एंड क्लीनलीनेस, लैंड रिक्लेमेशन। सो डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट का मतलब है कचरा फेंकना, तो सैनिटाइजेशन का मतलब कचरा फेंकना नहीं होता। सैनिटाइजेशन का मतलब हमारा होता है हाइजीन एंड क्लीनलीनेस प्रैक्टिसेस, ठीक है। सो हाइजीन एंड क्लीनलीनेस प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है कि भाई हमारे को एक प्रॉपर तरह से हम अच्छे से कूड़े को फेंक रहे हैं, उसके बाद हम अपने हाथ को धो रहे हैं, अपने आसपास की जो जगह है उसको साफ रख रहे हैं, उसको हम स्वच्छ रख रहे हैं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सैनिटेशन, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट भी तो इसमें ही काउंट होना चाहिए क्योंकि कचरा फेंकना भी तो क्लीनलीनेस बनाने का एक तरीका होता है, तो नहीं, इसमें पर्टिकुलरली सैनिटाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट नहीं, प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट जो होता है वो काउंट होता है। इसकी वजह से इसका हमारा जो आंसर है वो सी है, कि भाई हमारे को पूरी जो प्रॉपर एक हाइजीन है और एक क्लीनलीनेस है वो अपने आसपास मेंटेन करके रखनी चाहिए। और सैनिटेशन जो है वो पर्सनल सैनिटेशन भी होता है और हमारी सराउंडिंग्स का, हमारे सोसाइटी का भी सैनिटेशन जो है वो इसमें मैटर करता है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट कॉजेज वाटर स्कैरसिटी, कि भाई पानी की कमी किस चीज़ से होती है। तो अब किसी भी चीज़ की अगर कमी की हम बात करते हैं तो वो हमेशा लिंक्ड होती है उस चीज़ की ओवर यूज़ से। ओवर यूज़ का मतलब है कि किसी भी चीज़ को हम एक लिमिट से ज़्यादा यूज़ कर दें। अब तुम एक चीज़ लगाओ कि अगर तुम्हारे घर में पानी की टंकी है, तुमने टंकी भरने तो दी नहीं, तुमने सारा का सारा पानी ख़त्म कर दिया, सारे पानी से नहा लिए या सारे पानी को ऐसे ही खुला छोड़ दिया, तो तुम्हारे घर का पानी तो ख़त्म हो जाएगा ना। तो इसी तरह से जो हमारी दुनिया के, हमारे पूरे वर्ल्ड का वाटर रिसोर्स है, उसको एक टंकी की तरह समझो कि भाई अगर टंकी भरी ही नहीं और उससे पहले हमने उसका ओवर यूज़ कर दिया, हमने ध्यान ही नहीं दिया, एक तो हमने उसे पल्यूट कर दिया कि भाई जो पानी बचा भी था वो भी गंदा हो रखा है, उसको भी यूज़ नहीं कर सकते, और जो यूज़ करने वाला पानी था वो हमने पहले भरने नहीं दिया और हमने पहले ही उसको ख़त्म कर दिया, हमने पहले ही उसको ओवर यूज़ कर दिया। तो उससे क्या हो जाएगा, वाटर की स्कैरसिटी हो जाएगी, माने पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो कभी भी अगर आप लोग को कहीं पे भी कोई ऐसे खुला नलका दिखे तो आप उसको कृपा करके बंद कर दिया करें। व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ रिसाइकलिंग प्लास्टिक। अब प्लास्टिक को हमें रिसाइकिल क्यों करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं कि टू रिड्यूस लैंडफिल वेस्ट, टू इंक्रीज प्लास्टिक प्रोडक्शन, टू एनहांस प्लास्टिक प्रॉपर्टीज और टू कन्वर्ट प्लास्टिक इनटू अदर प्रोडक्ट्स। तो इसका जो हमारा आंसर है, पहले मैं इसका आंसर दिखा देती हूँ, फिर मैं इस पर आपसे डिस्कस करती हूँ। सो इसका आंसर है हमारा टू रिड्यूस लैंडफिल वेस्ट। तो जो भी हमारा वेस्ट लैंडफिल्स पे जा रहा है, लैंडफिल का मतलब मैंने बताया था कि भाई जिस भी एक पर्टिकुलर जगह को डेडिकेट करके उस पर कूड़ा भरा जाता है तो उसको हम लैंडफिल कहते हैं। तो जो हमारा मेन पर्पस है प्लास्टिक को रिसाइकिल करने का, वो यही है कि भाई ये वाला जो वेस्ट है ये कम हो। ठीक है, अब इसको कम करने से क्या होगा कि इसको कम करने से हमारा जो पोल्यूशन है वो भी कम होगा, क्योंकि आपको पता है कि प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो ख़त्म नहीं होता, वो सालों साल तक ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अगर हमने प्लास्टिक को रिसाइकिल नहीं करा, अगर हमने प्लास्टिक को रीयूज़ नहीं करा, तो वो ऐसे ही करके बढ़ता चला जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि जब आधे से ज़्यादा जो लैंड है वो पूरा का पूरा इन सब कूड़े से ही कवर्ड होगा, लैंडफिल में ही कवर्ड होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिफॉरेस्टेशन किस चीज़ की वजह से होता है। सो इसके बारे में हम गाइस पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से फिर से ऐड करा, जिससे कि अगर ये इस टाइप से घुमा के पूछ लिया जाए तो आप लोग को पता चल जाए। तो इसके बारे में आपको पता ही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये चीज़ हो रही है। तो जैसे हमने पहले बात करा था कि अर्बन एक्सपेंशन, तो ये क्वेश्चन दोबारा से इसीलिए मैंने ऐड करा ताकि अगर आपको कुछ अलग ऑप्शंस आए तो आप उसमें भी कंफ्यूज ना हो और आप उसमें इजीली आंसर इसे कर पाओ। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी मतलब ये होता है कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बन रही हैं और उसके साथ जितना भी हमारा वेस्ट वगैरह जनरेट हो रहा है तो उसकी वजह से भी हमारी डिफॉरेस्टेशन होती है, क्योंकि इंडस्ट्री बनाने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जगह तो चाहिए ही। तो वो जगह कहाँ से मिलेगी, जंगल काटो और वहाँ पे इंडस्ट्री खड़ी करो। ठीक है, सो ये भी इसका एक आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, ये अभी जब मैं आपको नेचुरल फाइबर्स के बारे में बता रही थी उस समय डिस्कस करा था कि सिंथेटिक का मतलब होता है कि कोई चीज़ बन रही है। तो सिंथेटिक फाइबर्स हमारे वो फाइबर्स होते हैं जो कि हमने केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सिंथेटिक फाइबर्स का आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा ओजोन लेयर डिप्लीशन का कॉन्सिक्वेंस नहीं है। ठीक है, सो इसके पहले मैं ऑप्शंस के बारे में आपसे बात कर लेती हूँ। मैलिग्नेंट मेलेनोमा जो है ये एक टाइप ऑफ स्किन कैंसर होता है, और स्किन कैंसर जो है वो मेजरली हमारा इस वजह से होता है कि जब हम यूवी रेज पे ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं। ठीक है, बी हमारा है इंक्रीज्ड यूवी रेडिएशंस, सो ए और बी हमारे लिंक्ड हैं। सी है हमारा टाइड एंड डी है हमारा साइनोबैक्टीरियल एक्टिविटी। अब साइनोबैक्टीरियल की एक्टिविटी क्या होती है कि जो साइनोबैक्टीरिया की एक्टिविटी है वो भी आपके यूवी रेडिएशन पे डिपेंड करती है, उस पर फ़र्क पड़ता है। तो अगर हमारी यूवी रेडिएशन जो है वो इंक्रीज करेंगी तो उस पर कहीं ना कहीं इनकी एक्टिविटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका जो हमारा आंसर है, हमने जब अभी इनिशियली ओजोन लेयर का बात करा था तो हमने ये बात करा था कि ओजोन लेयर का सबसे प्राइमरी फंक्शन होता है कि वो यूवी रेज को जो है, हार्मफुल यूवी रेज जो हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, उनको अर्थ पे नहीं आने देती। तो ना इसका आंसर हमारा ए हो सकता है, ना बी हो सकता है, ना डी हो सकता है, इसका आंसर है हमारा सी। ठीक है, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर साइक्लोन्स कॉज्ड बाय। साइक्लोन्स हमारे किस चीज़ के वजह से बनते हैं। तो इसका हमारा नॉर्मल सा आंसर है कि जो हमारी अर्थ की जो सरफेस होती है वो जब बहुत जल्दी से हीट अप हो जाती है और जो हमारे ऊपर की
लेयर होती है वो नहीं जल्दी हीट करी होती, तो दोनों के बीच में जो हमारे टेम्परेचर का डिफरेंस होता है उसकी वजह से हमारे साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं। तो इसलिए इसका हमारा आंसर है सी, रैपिड हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है। सो गाइज, आज की क्लास में हम सिर्फ ये बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, आगे के मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करती हूँ। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी या कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लगा जिस पे आपको कन्फ्यूजन है या जिस पे आपको थोड़ा और जानना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में वो टॉपिक्स बता दीजिएगा। हम आगे आने वाली क्लास में उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। और अगर किसी टॉपिक की आपको डेडिकेटेड क्लास चाहिए या डेडिकेटेड आपको उसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं, तो वो भी आप कमेंट्स में छोड़ दीजिएगा, आपको सबके आंसर मिल जाएंगे। Thank you so much and all the best for your exams.